हेलो एस्पिरेंट्स। एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है पॉलिटी की, जो कि CGPSC 2024 को ध्यान में रखकर क्रैश कोर्स की तरह स्टार्ट हुई है। तो उसमें हमने अब तक 4 लेक्चर्स देख लिए हैं। इन 4 लेक्चर्स में हमने EIC रूल और चार्टर एक्ट्स ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। इसके साथ ही साथ बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और साथ ही साथ हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होने के बाद क्राउन रूल में जो शुरुआती जितने भी इंडियन काउंसिल एक्ट्स थे उनके बारे में पढ़ा। जैसे 1858 का आपका इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हम गुड गवर्नमेंट एक्ट भी बोलते हैं, फिर 1861 का काउंसिल एक्ट, फिर 1892 का काउंसिल एक्ट। आज हम पढ़ेंगे 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि ये 2 इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जिनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अभी आज आपको ये पता चलेगा कि क्यों हमें पॉलिटी में पढ़ना जरूरी है। देखिए, चाहता तो मैं शुरू में बता देता, पर शुरू में बताता तो शायद उतना अच्छा समझ नहीं आता जितना अब समझ आएगा आपको कि क्यों पॉलिटी में हमें पढ़ना है। वैसे तो मैंने एक बार बता ही चुका है, जो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है, ठीक है, वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया ही है कि लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी आज कैसे बन गई, एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी जो पहले हुआ करती थी उससे, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये आज और क्लियर हो जाएगा कि कैसे ऐसा हुआ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। देखिए, एक्ट का नाम ये था। हाँ, ये रिकमेंडेशंस यानी इस रिफॉर्म के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे बना था, यानी मॉर्ले और मिंटो के रिफॉर्म के। अब इसमें मॉर्ले कौन है? तो मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो थे लॉर्ड मिंटो, हमारे वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब भी इस तरह का नाम, जैसे आगे हम पढ़ेंगे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो उसमें मॉन्टेगो जो थे वो थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड हमारे वाइसराय ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ इंडिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें क्या हुआ, बेसिकली काउंसिल एक्ट ही है, यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दी जाएगी। तो यहाँ पे काउंसिल में दोनों तरह की, चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो चाहे वो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों में नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाए गए। तो जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इसमें 16 मेंबर हुआ करते थे, अब उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया। ठीक है, इंक्रीज हुए 16 से लेके 60 मेंबर में। पहले 16 होते थे, अब 60। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट जो था, ये बेसिकली जब भी आप पढ़ेंगे तो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात होती है। ठीक है, अब इसी एक्ट में एक और चीज हुआ, ठीक है, वो था कि लॉर्ड मिंटो को हम बोलते हैं कम्युनल अवार्ड के जनक, द फादर ऑफ कम्युनल। ठीक है, कम्युनलिज्म के, इंडिया में कम्युनलिज्म के फादर लॉर्ड मिंटो। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बार कम्युनल सेटिस्फैक्शन के लिए, कम्युनल मतलब धार्मिक सेटिस्फैक्शन, कम्युनिटी बेस्ड सेटिस्फैक्शन के लिए एक नया इलेक्टोरेट बनाया। इलेक्टोरेट यानी कि आपको वोट किसको देना है, इस चीज की पावर। तो एक्चुअली एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स बना, मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि वो ऐसे क्षेत्र, वैसे एरिया जहाँ पे जो मेंबर, जो क्या बोलते हैं वोटर्स हैं, वो भी सेम कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे, और जो पार्टिसिपेंट है यानी जिन जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो भी सेम कम्युनिटी का होगा। यानी अगर मुस्लिम्स को मिल रहा है किसी एरिया में सेपरेट इलेक्टोरेट, तो भले वहाँ किसी भी कम्युनिटी के लोग रहते होंगे, पर वोट देने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम्स को होगा, और जो इलेक्शन में कैंडिडेट्स होंगे वो भी मुस्लिम होंगे। ठीक है, ये था अवार्ड। एक्चुअली ये हुआ क्यों था? क्योंकि इससे जस्ट पहले मुस्लिम लीग जाके लॉर्ड मिंटो से ये दरख्वास्त की थी कि हमें एक अलग से कुछ पावर्स देने मिलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी समय का टाइम है
1909 से जस्ट कुछ समय पहले ही ये क्वेश्चन आपके लिए आज का है कि बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग कब हुआ। आप कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, मैं उस आंसर को हार्ट दे दूंगा जो सही होगा। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, वो ईयर कौन सा था, आपको ईयर बताना है। ठीक है, उस समय पहले ही हुआ था, हिंट दे देता हूँ, जस्ट थोड़े दिन पहले। ये 1909 का है, तो उसे कुछ साल पहले हुआ था। तो मुस्लिम लीग को कुछ अलग से अवार्ड देने के लिए, उनको ल्यूक्रेट करने के लिए, यानी उनको अपने साथ मिलाने के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जो कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है कि 1909 में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला था, मतलब डिवाइड एंड रूल और ज़्यादा प्रगाढ़ हुआ था। ठीक है, तो ये था कम्युनल अवार्ड। वैसे कम्युनल अवार्ड बाद में मिला था, पर ये एक तरह से अवार्ड ही था मुस्लिम्स के लिए, कम्युनिटी बेस्ड। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा, तो अब क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी तक हमने देखा कि बजट पे डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स बढ़ रही थी। तो इस एक्ट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब होता है कि मिल, जैसे अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप उसी से जुड़ा हुआ दूसरा एक और क्वेश्चन पूछ सकते थे। ठीक है, बजट जब डिस्कशन हो रहा है तो डिस्कशन में आप एक क्वेश्चन का समानार्थक मतलब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कंटिन्यूअस पूछ सकते थे। रेजोल्यूशन ऑन बजट यानी बजट पे एक तरह से आप वोटिंग करवा सकते थे। तो ये चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हुई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो याद रखने की हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने की नहीं है। इस एक्ट में कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने की। एक तो मुस्लिम लीग को क्या मिला, सेपरेट इलेक्टोरेट, इसीलिए हम लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं द फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, भारत में कम्युनलिज्म के जनक। ठीक है, और उसके अलावा 16 से 60 मेंबर कर दिए गए इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाने लगा, रेजोल्यूशन हुआ, और एक और इंपॉर्टेंट चीज हुआ था। इसी से मैं आपको आज का दूसरा क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अब तक क्या हो रहा था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह इंडियंस को अलाउ किया जा रहा था, लेकिन अब पहली बार ऐसा था जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को अलाउ किया गया। ठीक है, तो ये आपको आज का दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मुस्लिम लीग की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट किस साल हुई। दूसरा क्वेश्चन है पहले इंडियन जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ मेंबर पोस्टेड हुए। ठीक है, तो कौन से पहले इंडियन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए, कार्यपालिका समिति में। ठीक है, ये आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है। इन दोनों का आंसर आप चाहें तो कम्युनिटी में नीचे आप लिख सकते हैं कमेंट में, या फिर आप हमारे कम्युनिटी यानी टेलीग्राम कम्युनिटी में जुड़ के, आप जहाँ डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ जाके भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर कमेंट में आप आंसर लिखते हैं तो मैं हार्ट दे दूंगा, जो भी आंसर सही होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो कि आपको 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू बने एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगला एक्ट देखते हैं हम, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको जब मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी मॉन्टेगो थे हमारे SOS यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे हमारे वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, ये पहली बार, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों बोला जाएगा, जब पहली बार यहाँ पे इलेक्शन की बात हुई। ठीक है, तो जब इलेक्ट करेंगे आप, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और वो लेजिस्लेट करेगा, तो एक्चुअली गवर्नमेंट तो आप ही की बनी ना। इसीलिए इस एक्ट से स्टार्ट हुआ था नामांकन, नॉमेनक्लेचर, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ। ठीक, तो 1909 में इलेक्शन नहीं हुआ था, हालांकि पावर जरूर दे दी गई थी मुस्लिम लीग को, पर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे गांधी जी आए थे। ठीक, आप सबको पता है गांधी जी 1915 में आए थे। उनके आने वाले दिन को हम क्या मनाते हैं, आपको ये कमेंट करना है
कि उनके जिस दिन वो आए थे भारत में, उस डे को हम किस नाम से कॉमेमोरेट करते हैं, यानी उस दिन को हम किस नाम से मनाते हैं। ये आप कमेंट में आंसर लिखिएगा, मैं उस आंसर को हार्ट दे दूंगा जो भी सही होगा। ठीक है, तो अब इस एक्ट में क्या हुआ कि गांधी जी आए, गांधी जी आने के बाद लोगों के अंदर वो विश्वास जगाने लगे कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही उनका मेन मकसद था कि लोगों को पता चले कि सेल्फ अवेयर हो कि हम अपना गवर्नेंस खुद कर सकते हैं, हम अपना शासन खुद कर सकते हैं। इसे ही हम बोलते हैं स्वयं परिपालन, सेल्फ गवर्नेंस। इसका आइडिया कॉन्सेप्ट गांधीजियन फिलॉसफी से आता है, गांधी जी की फिलॉसफी से आता है। तो 1919 के मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में मांग हो रही थी कि हर एक प्रोविंस को क्या दिया जाए, ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता। स्वायत्ता यानी अपना लॉ अपने लोगों के द्वारा बनाया जाने का अधिकार। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अगर पूरी तरह पावर दे दिया जाए तो फिर पावर शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पे लेजिस्लेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि खुद से लेजिस्लेट कर रहा है, इसीलिए इस एक्ट के थ्रू आपको दिखेगा शिफ्ट हो रहा है पावर। ठीक है, पहले एग्जीक्यूटिव जहां सुप्रीम होता था, अब लेजिस्लेटिव सुप्रीम होना स्टार्ट हो रहा है। तो जो लेजिस्लेट कर रहा है उसके पास ये पावर है कि वो किस तरह के नए नियम या कानून बना सकता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आपको पहली बार दिखेगा ऑटोनॉमी की बात हुई, यानी स्वायत्ता की बात हुई। अब स्वायत्ता देना मतलब कि पावर देना लेजिस्लेट करने का प्रोविंसेस को यानी प्रांतों को। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहली बात मांग हुई, तो मांग क्या मान ली जाएगी? तो नहीं, मांग को पूरी तरह नहीं माना गया, लेकिन इसकी जगह पे एक दूसरा तरह का एक नया रूल लाया गया जिसे हम बोलते हैं डायरकी इन प्रोविंसेस। ठीक है, द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन। ठीक है, अब वो द्वैत शासन का क्या मतलब है? द्वैत शासन का मतलब है कि आप किन क्षेत्रों में नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, उनका बंटवारा कर देना। ठीक है, तो ये दो तरह का लिस्ट बना कि इन सब्जेक्ट्स में आप लॉ बना सकते हैं, उनको बोला गया ट्रांसफर एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। मतलब एक ऐसे सब्जेक्ट जो कि उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको इंडियंस को दे दो। ठीक है, कि इंडियंस इन सब्जेक्ट्स पे, इन लिस्ट में जो भी सूची में दिया हुआ है सब्जेक्ट्स है, विषय है, उस पर आप इंडियंस लॉ बना सकते हैं। और रिजर्व ऐसे सब्जेक्ट्स है जिन पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नर का पावर होगा, यानी वायसराय का पावर होगा। ठीक है, तो वायसराय जो बोलेंगे वो गवर्नर उस हिसाब से प्रांतों में बनाएंगे, गवर्नर बनाएंगे बेसिकली। तो पावर किसके पास होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इंडियंस। बेसिकली यही तो हुआ, स्वायत्ता देना है, यानी कि वहां के लोग खुद अपने लिए नियम बनाए। तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बनाया गया। देखिए, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में वो सब्जेक्ट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं थे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे किसी भी पावर के लिए। तो गवर्नर के अधीन कौन से ज़्यादातर पावर थे, जैसे टैक्सेशन, ठीक है, कर लेने का पावर, उसके अलावा पुलिस। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली आप देखिएगा तो जो दीवानी उनके पास था, आर्मी और सिविल राइट्स, वैसे ही कुछ कुछ यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे था पुलिस, ठीक है, टैक्स यानी रेवेन्यू। ट्रांसफर सब्जेक्ट में था आपका एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ईटीसी। ठीक है, एग्रीकल्चर था, फिर आपका एजुकेशन था, ऐसे चीज़ें जो कि उतनी इम्पैक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका डायरकी। डायरकी मतलब द्वैत शासन। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है आपसे। डायरकी का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन होता है डबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, और गवर्नेंस बाय वर्च्यू ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच यू कैन लेजिस्लेट। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट्स में आप लेजिस्लेट कर सकते हैं, जिसमें आप कोई नियम या कानून बना सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देना, उनको बांट देना, इसे कहते हैं द्वैत शासन। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंटर क्या है, ये तो प्रोविंस में हुआ ना, प्रांतों में हुआ, पर सेंटर में भी तो कुछ होगा। तो सेंटर को
चेक एंड बैलेंस करने के लिए, यानी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए द्विसदनीय व्यवस्था यानी बाइकैमरलिज्म किया गया। ठीक है, द्वैत शासन था और यहाँ पे द्वैत शासन नहीं है, द्विसदन है, दो सदन एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस। आज भी आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में दो हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, वैसे ही यहाँ पे किया गया सेंटर में। ठीक है, बाइकैमरलिज्म। और इसके अलावा आपको 1919 के एक्ट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो भी बढ़ा दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ा दिया गया, जैसे आपने देखा था मुस्लिम्स को दिया गया था, वैसे यहाँ पे अब सिख को, यूरोपियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस को बढ़ा दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंटर्स है इस एक्ट के। वैसे तो बहुत सारे एक्ट में प्रोविजंस मिलेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हर वो लेक्चर जो कंप्लीट होते जाएंगे उनका एक वीकली हम लोग एनालिसिस करके उसका समराइज फॉर्म आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे दे दिया करेंगे। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, डायरकी लाया गया और बाइकैमरलिज्म, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स यानी इंडियन काउंसिल एक्ट समझ आ गया होगा। आज के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, और इनके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, या कोई और चीज़ें जो आपको मुझसे पूछनी हो आप कमेंट में कर सकते हैं, या मुझसे व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ के पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो मुझसे कॉल कर सकते हैं। आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इन नंबरों पे आप मुझे सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं, या फिर जो एड्रेस नीचे फ्लैश होगा उस एड्रेस पे आप मुझसे आके मिल भी सकते हैं। मैं आपका 1-to-1 डाउट क्लियर कर दूंगा एज अ मेंटर। ठीक है, तो वैसे हमारा एड्रेस है भगिनी मंडल, रिक्रिएशन रोड, चौबे कॉलोनी, नियर जैन मंदिर, रायपुर। ठीक है, वैसे तो फ्लैश हो ही रहा होगा पर मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया है वो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आपको मैंने बता ही दिया है कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं कहीं से भी, कभी भी। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे इन लेक्चर्स को लाइक करें, अपने दोस्तों और भी लोग जो इस तरह की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम्स की, जिनके लिए ये फ़ायदेमंद हो, उन तक शेयर करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। चलिए, अगले लेक्चर में हम आपको बचे हुए दोनों लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे, बचे हुए दोनों टॉपिक्स को, जो कि है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1947 का आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। खैर बीच में साइमन कमीशन और भी 2-3 और एक्ट्स आए थे, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है उससे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक अब हम कल खत्म करेंगे, इसके साथ ही हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।